हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और आज अपन देखेंगे कि यदि प्योर इंडक्टर किसी कैपेसिटर से कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में वही सारी चीज़ें जो अपन ने प्योर कैपेसिटर के लिए देखी थी वही अपन यहाँ पे देखेंगे प्योर इंडक्टर के लिए। ठीक है, प्योर इंडक्टर मतलब सेल्फ इंडक्टिव कोयल, इस तरह से जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसको अपन बोलते हैं एक तरह से इंडक्टर। तो यदि इंडक्टर कनेक्टेड है तो क्या होगा एसी सोर्स से, तो उस चीज़ को समझो क्या है। जैसे मान लो ये अपने पास में एक इंडक्टिव कोयल है, ठीक है। इस इंडक्टिव कोयल को मैंने जोड़ दिया किसी एसी सोर्स से, जोड़ दिया। इसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट अपन ने मान लिया कैपिटल एल, मान लिया। अब देखो यहाँ से फर्स्ट तो इसमें वही केस आता है कि जो सर्किट है उस बैटरी जो है उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट तो अपने पास ये पॉइंट आ जाता है। उसके बाद देखो जब केवल प्योर इंडक्टर ही कनेक्टेड है तो जितना पोटेंशियल बैटरी दे रही है वो सारा की सारा किसके पास जाना है, इंडक्टर के पास जाना है। और इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। चैप्टर 6 में अपन ने पढ़ा था इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जितना पोटेंशियल दे रहा है वो सारा की सारा इसके पास जा रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं ई जो है वो किसके इक्वल हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी। और ई की वैल्यू को यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। अपन को निकालनी है करंट की इक्वेशन। अब देखो वहाँ तो सीधी निकल गई थी करंट की इक्वेशन, यहाँ थोड़ा सा लफड़ाबाजी है करंट की इक्वेशन निकालने में। उसको देखते हैं क्या होगा। यदि मैं इस डी आई को इधर रखूँ बाकी सबको इधर ले आऊँ, देखो क्या होगा। डी आई को तो मैंने एक तरफ रखा, बाकी सबको मैं इधर ले आया तो यहाँ बना ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये बनेगा ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी और ये साथ में क्या आ गया डी टी। ठीक है, अब मुझे तो आई निकालना है। यदि मैं डी आई का इंटीग्रेशन कर दूँ तो दोनों तरफ यदि मैं अपन इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया, ई नॉट अपॉन एल बाहर आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा इक्वेशन, ये बनेगी यहाँ से आगे। यदि अपन देखें तो इसको आगे बढ़ा लो इसको, तो आई इक्वल अपने पास ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन एल। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो आई की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है माइनस का ई नोट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से एक तो इक्वेशन ये आ रही है, फिर अपन इसको यूँ भी बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी माइनस में। तो एक इक्वेशन ये आ रही है करंट की। ठीक है, लेकिन अपन को इक्वेशन चाहिए साइन में, क्योंकि फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फेज डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों के बीच में ये इक्वेशन साइन में है तो ये भी क्या होनी चाहिए, साइन में होनी चाहिए। तो इसको देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझना आई इक्वल्स टू आई नोट साइन। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ समझना। माइनस तो ऐसे यहाँ पे है ही, ठीक है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी हो जाएगा इस तरह से। तो अभी देखो इसको माइनस को यदि मैं अंदर ले जाऊँ तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक इक्वेशन अपने पास में करंट की और आ जाती है साइन की फॉर्मेट में आ जाएगी। तो फर्स्ट अपना ये था, सेकंड अपन करंट की इक्वेशन निकाल रहे थे। तो करंट की इक्वेशन जो आई है वो आई है या तो माइनस का आई नोट कोस ओमेगा टी या फिर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर थर्ड पॉइंट एक तो अपन निकालेंगे आई नोट क्या है इसके अंदर, आई नोट है ई नोट अपॉन ओमेगा एल, ऐसा ही है। तो आई नोट को अपन बोलते हैं ई नोट अपॉन ओमेगा एल या फिर इसको अलग से नाम देते हैं ई नोट अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या है वो अपन आगे देख लेंगे। तो आई नोट तो अपने पास में ही आ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ाओ इसको, आई आर एम एस निकालेंगे तो ई नोट आई नोट जब ई नोट होता है तो आई आर एम एस किसके इक्वल आ जाएगा, ई आर एम एस अपॉन ओमेगा एल या फिर ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। ठीक है, तो ये तो अपने पास में आई नोट का फॉर्मूला बनता है, ये अपने पास में आई आर एम एस का फॉर्मूला बनता है।
बन गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन क्या निकालते थे कि EMF का जो फेज डिफरेंस है, तो अपन यूँ लिख सकते हैं फेज एंगल ऑफ EMF का जो फेज एंगल वो कितना है ओमेगा टी। तो EMF का तो फेज एंगल अपने पास में आ रहा है ओमेगा टी, ठीक है। फेज एंगल ऑफ करंट का कितना आ रहा है फेज एंगल, करंट का फेज एंगल देखेंगे तो ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये आ रहा है ओमेगा टी माइनस π/2 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का दिख रहा है, एक का फेज एंगल ओमेगा टी है, एक का ओमेगा टी माइनस π/2 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया π/2। इसका मतलब अब अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस बनेगा 6 पॉइंट यदि अपन बात करें तो जो फेज डिफरेंस बनेगा यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू किसके आ जाएगा π/2, ठीक है। π/2 आने का मतलब आगे कौन EMF आगे है कितने एंगल से ओमेगा टी, यहाँ सॉरी π/2 एंगल से, करंट जो है वो π/2 एंगल से पीछे है और EMF जो है वो π/2 एंगल से आगे है। तो नेक्स्ट अपन ये बोलेंगे फेज डिफरेंस तो ये आया ही है, और अपन ये बोल देंगे EMF लीडिंग बाई एंगल π/2। तो EMF π/2 एंगल से जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है। ये अपने पास में 0.6 आ गया। नेक्स्ट जैसे अपने पास में फेज डिफरेंस आ जाता है वैसे अपन इसके बाद में क्या बना लेंगे, अब फेजर डायग्राम यहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या आएगा 7th नंबर, यदि अपन बात करें तो 7th नंबर अपने पास में आ जाएगा फेजर डायग्राम आ जाएगा। अब फेजर डायग्राम देखो कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम यदि बनाना चाहेंगे तो अपन बनेंगे एक तो अपन बना देंगे बड़ा सर्किल, ठीक है, बना दिया। एक उसके बाद में बनाएंगे एक छोटा सर्किल, ठीक है, सर्किल बड़ा ज़बरदस्त बनाए। एक ये छोटा सर्किल, एक तो बड़ा रिचार्ज एक छोटा रिचार्ज, और ये इसका सेंटर लाइन, ठीक है। नेमिंग कर दो XO X डैश YO Y डैश। अब देखो यहाँ से पहले तो EMF को बना दो, EMF तो क्या आ रहा है ओमेगा टी, तो EMF को तो बना दो यहाँ से, ये अपन बना चुके हैं वैसे, पहले कोई नई चीज़ नहीं है। EMF को तो अपने बना दिया कितने एंगल पे ओमेगा टी एंगल पे, ठीक है। करंट जो है वो ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे की तरफ है, तो करंट जो है वो ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे की तरफ है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई, और ये एंगल कितना आ गया π/2, ठीक है। तो वो यदि ओमेगा टी था तो उससे π/2 एंगल पीछे की तरफ करंट आ गई, तो ये भी ओमेगा एंगल वेलोसिटी से इधर घूम रहा है, ये भी ओमेगा एंगल वेलोसिटी से इधर घूम रहा है। ये अपने पास में एक तो फेजर डायग्राम ऐसा बनता है। दूसरा कैसा बनेगा कि ये मान लो मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ठीक है, तो यदि इधर की तरफ मैंने मान लिया E0 है ओमेगा टी एंगल में, तो उससे π/2 एंगल पीछे की तरफ क्या आ जाएगा I0 आ जाएगा, और ये एंगल कितना है π/2 हो जाएगा। एक और फेजर डायग्राम कैसा बन जाएगा कि यदि मान लो E0 इसी लाइन पर है तो I0 उससे π/2 एंगल पीछे की तरफ है। एक और डायग्राम कैसा बनेगा, एक और डायग्राम यदि अपन बनाना चाहें तो यहाँ से देखो EMF और करंट के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ में। तो EMF की इक्वेशन साइन की इक्वेशन बन रही है, तो साइन का ग्राफ जो बनता है वो तो अपन जानते हैं कि वो ऐसा बनता है, ये तो साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो तो किसके लिए बन रहा है, E E0 साइन ओमेगा टी बन जाएगा। करंट का कैसा बनेगा, करंट का ग्राफ कैसा बन रहा है, माइनस का कोस आ रहा है। माइनस का कोस आने का मतलब कोस तो बनेगा ही और साथ में माइनस में बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से और ऐसा चलेगा इस तरह से, ठीक है। ये जो बन रहा है वो बन रहा है I इक्वल टू माइनस का I0 कोस ओमेगा टी बन जाएगा इस तरह से। तो ये इनके अंदर फेजर डायग्राम्स आते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या देखते थे इसके अंदर, नेक्स्ट नंबर यदि अपन देखें तो इसका रजिस्टेंस की बात करते थे। तो रजिस्टेंस जो होता है इसका वो क्या होता है, वो देखो यहाँ से करंट इक्वल टू क्या है, अपन ने वो भी पॉइंट्स नहीं लिखे, हाँ, करंट इक्वल टू क्या है पोटेंशियल अपॉन रजिस्टेंस, यानी कि E0 अपॉन XL। तो रजिस्टेंस जो है वो इसका क्या है XL, और इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है, इसको अपन बोलते हैं इम्पीडेंस, इंडक्टिव, इसको नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे नाम है, कई बार तो मैं खुद भूल जाता हूँ इनको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो XL को अपन बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL जो होता है वो होता है ओमेगा L, और ओमेगा L क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf, तो XL हो जाता है 2πfL हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि XL डायरेक्टली किसकी है,
फ्रीक्वेंसी। जैसे रेजिस्टेंस में अपन ने बोला था प्योर रेजिस्टेंस जो है वो करंट पे फ्रीक्वेंसी में डिपेंड नहीं करता है, लेकिन प्योर इंडक्टेंस के केस में रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा अपना, यदि अपन एक्सएल के बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बनना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है, ठीक है। और इसकी यूनिट की बात करें, एक्सएल की जो यूनिट आएगी वो यूनिट क्या निकल के आएगी, यदि अपन एक्सएल की यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ही तो है, तो यूनिट क्या आनी है, ओम, ठीक है, यूनिट वही आएगी ओम। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, ठीक है, जगह कम पड़ेगी अपने। नेक्स्ट नंबर मेरे पास में आता है क्या, इसका उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, एक्सएल का उल्टा इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, इसके उल्टे को नाम देते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, इसको डिनोट करते हैं एसएल से, और ये होता है 1/XL या 1/2πfL या 1/ωL, ठीक है। तो यहाँ से एसएल इन्वर्सली किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो जब इन्वर्सली फ्रीक्वेंसी के होता है तो अपन एसएल के बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ, इन्वर्सली है ग्राफ, ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है। और देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट ओम थी तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। यूनिट याद रखना है, कई बार पूछे गए यूनिट, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस लगता नहीं है कि रेजिस्टेंस है, तो यूनिट ओम इसकी है ना, अपन कंफर्म नहीं कर पाते कि इसकी यूनिट ओम होती है, तो ये याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है, क्योंकि एक तरह का रेजिस्टेंस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट अपने पास में आता है इसके अंदर फिर इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट कितनी है, माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो माइनस को बाहर लगा लो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी हो सकता है। 2 साइन है, साइन भी होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगी वो तो आ जाएगी माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, ठीक है। एवरेज पावर मुझे निकालनी है, जगह कम पड़ेगी शायद। एवरेज पावर के लिए अपन क्या बोलेंगे, लास्ट अपने पास में आता है इसके अंदर एवरेज पावर, तो ये मैं बोलूँगा पी एवरेज। पी एवरेज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी पी इंस्टेंटेनियस डी टी अपॉन 0 से कैपिटल टी डी टी हो जाएगा इस तरह से। आगे देखो इसको, पी इंस्टेंट, ये तो क्या हो जाएगा टी, ठीक है। पी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जगह का चक्कर पड़ेगा, समझ में नहीं आएगी नहीं कुछ चीज़ें। फेजर डायग्राम को हटा दूँ, फेजर डायग्राम बना लेना, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ फेजर डायग्राम को, और इस एवरेज पावर को अपन आगे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा उसको देखना, तब तक समझो अच्छे से क्या है। हाँ अब देखो, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो पी एवरेज जो बनेगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, ठीक है। पी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना ढंग से, गड़बड़ लग रहा है कुछ मामला, चलो सही चल रहा है। अब देखो, अब यहाँ से देखो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो, माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कांस्टेंट, टी कांस्टेंट इसका बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो, देखो आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा वो देखना। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और 0 से कैपिटल टी, और साथ में माइनस और आएगा, और माइनस माइनस छोड़ के क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब आगे सॉल्व करो, पी एवरेज 2 ओमेगा को बाहर निकाल लो, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा
cos टू ओमेगा टी, cos ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह एक बार तो कैपिटल टी पुट करो, माइनस cos 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी की जगह एक बार 0 पुट करो, कर देंगे। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, cos 2 पाई cos 360 1 और cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू दिस 0, तो एवरेज पावर जो आएगी वो क्या आएगी 0। यानी कि प्योर इंडक्टेंस प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टेंस सर्किट में जो एवरेज पावर निकल के आती है वो क्या आएगी 0 आएगी। तो इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें थी। उसमें देखो प्योर रेजिस्टेंस में ये था ई नोट साइन ओमेगा टी, ये था आई नोट साइन ओमेगा टी, इसमें ये है माइनस का आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। उसमें यहाँ पे था ई नोट अपॉन आर, यहाँ पे है ई नोट अपॉन एक्सएल, यहाँ पे था ई नोट अपॉन एक्सएल, फिर आई आर एम एस था ई आर एम एस अपॉन आर, ये है ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। फेज एंगल इसका भी ओमेगा टी था, उसमें भी ओमेगा टी था, ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। फेज डिफरेंस उसमें 0 था, यहाँ पे कितना है पाई बाई 2 है, ठीक है। उसमें ई एम एफ वगैरह दोनों सेम फेज में थी, इसमें ई एम एफ जो है वो लीड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाई 2 एंगल से। फिर उसके बाद में अपने ग्राफ बनाए थे, उसके बाद में रेजिस्टेंस देखा था, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि एक्स ओमेगा एल या एक्सएल क्या है एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी ओम, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर एक्सएल ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसका उल्टा ही हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर ये हो ही जाएगी, एवरेज पावर जो निकल के आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। तो ये अपने पास में क्या है प्योर इंडक्टिव सर्किट है एक तरह से, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, तो वो चीज़ और देखनी है। तब तक के लिए मज़े करते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।